Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. बच्चों, बायो में चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स। वैसे तो नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, बट हम अपने आज के लेक्चर को पर्टिकुलरली जो हमारे सब्जेक्ट में जो डिसऑर्डर्स हैं बस उधर तक महदूद रखेंगे। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स को देखते हैं। बच्चों, हमारे नर्वस सिस्टम जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि वो सिस्टम जिसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, इम्पल्सिस, नर्व इम्पल्स वाली कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, उसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम में आपके पास होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और फिर नर्व का नेटवर्क होता है। सो नर्वस सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वैस्कुलर डिसऑर्डर्स और फंक्शनल डिसऑर्डर्स। वैस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं जी बच्चों? नर्वस सिस्टम के वो डिसऑर्डर्स जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्लड सप्लाई है उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से हो। आपके नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इनमें इनको ब्लड भी तो चाहिए होगा ना, क्योंकि ये ऑर्गन्स हैं, इनके सेल्स हैं। इनके सेल्स को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, ऑक्सीजन चाहिए होंगे, और वो कौन सप्लाई करेगा? वो ब्लड सप्लाई करेगा। तो हमारी बॉडी के बाकी तमाम ऑर्गन्स की तरह हमारे नर्वस सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं, स्पेशली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन्हें भी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है ताकि इनको भी ब्लड मिले, ये भी एक्टिव रह सकें। अब अगर आपके इस नर्वस सिस्टम के किसी कंपोनेंट में ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए, कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, जैसे कि ब्रेन हेमरेज में होता है। हमारे ब्रेन की बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। अब ब्रेन हेमरेज में क्या होता है? किसी एक रीजन की जो ब्लड कैपिलरी होती है वो रप्चर कर जाती है, फट जाती है। सो ना सिर्फ उस रीजन को ब्लड मिलना बंद हो जाता है, बल्कि जो ब्लड निकलेगा इस रप्चर ब्लड कैपिलरी से वो हमारे ब्रेन के टिश्यू पे जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, जिससे हमारा जो ब्रेन है उसका एक पर्टिकुलर रीजन फिर काम करना बंद कर देगा। ये ब्रेन हेमरेज में होता है। सो ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि जिनकी वजह क्या होगी? हमारे नर्वस सिस्टम में जो ब्लड सप्लाई है उसमें डिस्टर्बेंस आ रही हो, ऐसे डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं वैस्कुलर डिसऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल पैरालिसिस। पैरालिसिस जिसके अंदर हमने ये देखा, अक्सर आपने देखा होगा, बड़ा कॉमन सा होता है ये। हम देखते हैं कि बॉडी के जो मसल्स होते हैं, एक मसल्स भी या एक से ज्यादा भी, उनका काम या तो बंद ही हो जाता है, यानी वो मसल्स काम करते ही नहीं है, या फिर उनका काम रिड्यूस हो जाता है। अक्सर लोगों के हाथ पैर में पैरालाइज होता है जी, उनके जो पैर के मसल्स हैं वो कंप्लीट काम करना बंद कर देते हैं, लिहाजा पैर जो है वो मूव नहीं कर पाएगा, पैर मूव नहीं होगा, काम नहीं कर पाएंगे, या फिर कहीं हल्की फुल्की जो है वो कमी हो जाएगी फंक्शन में। इस कंडीशन को हम कहते हैं पैरालाइसिस। अक्सर लोगों के मुंह पे हो जाता है, उनकी जो माउथ होता है उसके मसल्स जो है वहां पर जो है लॉस हो जाता है, जिससे वो माउथ टेढ़ा हो जाता है। सो अगर हमारे बॉडी के मसल्स में अगर मसल्स की फंक्शन जो है वो कंप्लीटली लॉस हो जाए या पार्शियली लॉस हो, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पैरालाइसिस। और बच्चों, इसके पीछे का रीजन वही है, ब्रेन हेमरेज। सबसे बड़ा रीजन तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अक्सर हमारे ब्रेन के अंदर कोई ब्लड कैपिलरी होती है, वहां या तो ब्लड कैपिलरी फट जाती है जिससे हमारे ब्लड में क्लॉट हो जाता है ब्रेन में, तो उस हिस्से, उस रीजन से हमारी बॉडी का जो हिस्सा कनेक्ट हुआ होगा फिर वो डिसरप्ट हो जाएगा। या फिर अक्सर जो है हमारे ब्लड कैपिलरी में क्लॉट हो जाता है, ब्रेन की जो ब्लड कैपिलरी है वो फटती तो नहीं है बट उसमें खून जम जाता है, जिससे रीजन, ब्रेन के उस रीजन तक ब्लड कम पहुंच रहा होता है। लिहाजा अब वो ब्रेन जिस मसल्स को कंट्रोल कर रहा होगा वहां फंक्शन कम हो जाएगा। सो ये होता है जी पैरालिसिस, जो कि वैस्कुलर डिसऑर्डर ही की एक एग्जाम्पल है। बच्चों, नर्वस सिस्टम की तो दूसरी बीमारियां होती है, उनको हम कहते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर। वैस्कुलर डिसऑर्डर में क्या हुआ था कि जी हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो गई थी। अब फंक्शनल डिसऑर्डर में क्या होता है? हमारा जो नर्व इम्पल्स बनाना है, ट्रांसमिशन है नर्वस सिस्टम के अंदर, इसमें डिस्टर्बेंस हो जाए। आपका नर्वस सिस्टम नर्व इम्पल्स बना रहा है, नर्व इम्पल्स इसको एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है, अगर इसका बनाना या इसका भेजने में कोई गड़बड़ हो जाए, कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम फंक्शनल डिसऑर्डर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा। मिर्गी के दौरे में क्या होता है जी? अचानक लोगों को अचानक से, यानी कि
टेम्पररी आर्जी तौर पे अचानक से उनको झटके पड़ने लगते हैं। आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, नॉर्मल है वो बंदे, घूम रहे हैं फिर रहे हैं सही है, बट अचानक सडनली उनको झटके पड़ते हैं, सीजर्स पड़ते हैं। ये सीजर्स टेम्पररी नोयत के होते हैं, यानी आर्जी होते हैं, थोड़ी बाद वो खुद ब खुद। अब ये एक और बात है, कभी जल्दी कभी थोड़ा टाइम भी लग जाता है, बट ये टेम्पररी सीजर्स होते हैं, थोड़ी बाद वो सही भी हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं एपिलेप्सी, टेम्पररी रिकरेंट सीजर्स। टेम्पररी का मतलब है आर्जी तौर पे होते हैं, रिकरेंट का मतलब है बार बार आते हैं, ये वन टाइम नहीं, एक दोबारा भी रिपीट हो जाते हैं। सीजर्स मतलब झटके होते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं एपिलेप्सी। अब इसके अंदर क्या होता है, ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। मैंने आपको बताया फंक्शनल डिसऑर्डर का मतलब नर्व इंपल्स का बनाना या उसकी जो ट्रांसमिशन है इसमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाए। तो इस एपिलेप्सी में हमारे जो ब्रेन होता है वो अचानक से एबनॉर्मल इंपल्सिस बना रहा होता है, एबनॉर्मल इंपल्सिस जो कि एक्सेसिव क्वांटिटी में, ज्यादा मिकदार में बन के ना रिलीज कर रही होती है। तो अब आपके मसल्स को नॉर्मल इंपल्स मिले, वो हल्के हल्के मूव करते हैं। एबनॉर्मल तरीके से ज्यादा इंपल्सिस मिलेंगे तो अब वो कुछ ज्यादा ही मूव करेंगे, तो वो कड़क से हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, और वो जो है ना वो शिजर का इंप्रेशन आ रहा होता है। सो ये इसके पीछे का इन्फेक्शन होता है, ये इसके पीछे का जो है ना, ये इसलिए इसको हमने फंक्शनल डिसऑर्डर का जो है टाइप बोला। इट में ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंटल कॉजेज, ब्रेन ट्यूमर, हेड ट्रॉमा, सीएनएस इन्फेक्शन, ये इसके अदर रीजन है। माँ बाप से मुंतकिल हो सकती है तो जेनेटिक भी है। डेवलपमेंट के दौरान जब जाइगोट से एक ह्यूमन बनता है उस वक्त ये कोई एरर हो सकता है, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो जाए तो उसकी वजह से ब्रेन जो है वो एबनॉर्मल इंपल्सेस रिलीज कर रहा होता है, या फिर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में भी कोई अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी ये हो जाता है। ये तो थे हमारे पास नर्वस सिस्टम के दो टाइप के डिसऑर्डर्स, एक वैस्कुलर डिसऑर्डर जिनका ताल्लुक ब्लड सप्लाई से था, एक फंक्शनल डिसऑर्डर जिनका ताल्लुक नर्व इंपल्सिस से था। अब जो एंडोक्राइन सिस्टम हमने पढ़ा उसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके कुछ डिसऑर्डर्स पर बात कर लेते हैं। तो पहला है जो वो है ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या है, हमने पढ़ा थायराइड ग्लैंड। हमने पढ़ा थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन को बनाने के लिए इसे एक मिनरल चाहिए होता है आयोडीन। अब ये आयोडीन हमारी बॉडी कहाँ से हासिल करती है, फूड से। अगर आप बैलेंस डाइट खाएंगे, आयोडीन की मिकदार प्रॉपर होगी तो थायराइड ग्लैंड को आयोडीन प्रॉपर सप्लाई हो रहा होगा। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाएगी, आपकी बॉडी में ये थायरोक्सिन काम करता रहेगा। लेकिन अगर आपकी डाइट में आयोडीन की कमी होगी तो अब थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिलेगा, लिहाजा थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं बनाएगा। थायराइड ग्लैंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना, सूजना शुरू हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट, स्वेलिंग को हम ग्वाइटर कहते हैं। बाद औक़ात ये इतना स्वेल हो जाता है कि बाकायदा आपको नेक से ये महसूस हो रहा होता है कि ये जो थायराइड है ये सूजा हुआ है। अगला डिसऑर्डर जो हम पढ़ेंगे वो है डायबिटिक मेलाइटस। हमने पढ़ा इसी चैप्टर में एक एंडोक्राइन ग्लैंड पेंक्रियास के बारे में, और हमने ये भी पढ़ा कि उसके दो हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, और ये दोनों हार्मोन्स किस तरह ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। अब बच्चों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंसुलिन, मैं आपको इंसुलिन का काम बता दूं, दोबारा रिपीट कर दूं कि इंसुलिन क्या करता है, अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इंसुलिन की वजह से लीवर ब्लड का ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने लग जाता है, ग्लाइकोजन की शक्ल में उसको कन्वर्ट करता है, यानी एब्जॉर्ब कर रहा है। इससे क्या हुआ, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो गया। अब जो डायबिटिक मेलाइटिक पेशेंट होता है उसके अंदर इंसुलिन या तो बन नहीं रहा, या तो बनता ही नहीं है, या नॉर्मल क्वांटिटी जितनी चाहिए उतना नहीं बन रहा है, यानी कम बन रहा है। दोनों पॉसिबिलिटीज के अंदर कम बन रहा है, या ये दो कंडीशंस हो जाती हैं। अगर दोनों पॉसिबिलिटी के अंदर अब ब्लड के अंदर डाइट की वजह से ग्लूकोज कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है तो फिर उसको डिक्रीज करने के लिए लीवर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि लीवर को काम करने के लिए इंसुलिन चाहिए था जो है नहीं या कम है। सो इस मामले में डायबिटिक मेलाइटस में जो पेशेंट है फिर उसके ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटिक मेलाइटस। अब ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगती है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने किडनीज के फंक्शन में पढ़ा था कि जो एक्सेस चीज़ें होती हैं वो हमारी यानी फालतू जो चीज़ें होती हैं किडनीज क्या करती है उनको यूरिन में शामिल करके निकाल देती है। अब डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ग्लूकोज एक्सेस है, तो किडनीज क्या करती हैं जी, नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, नेफ्रॉन्स इन ग्लूकोज को यूरिन में निकाल देते हैं।
सो अब ग्लूकोज की इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन रिलीज करने के लिए बार बार यूरिनेशन करनी पड़ती है। बॉडी वेट लॉस हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं, थकान का एहसास होता है। सो ये 2 डिसऑर्डर्स हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड थे और 2 डिसऑर्डर्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड थे। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज पर। पहला एमसीक्यूज है द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। वो कंडीशन जिसमें हमारे खून में ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एपिलेप्सी, डायबिटिक मेलाइटस, पैरालिसिस या नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका जवाब है डायबिटिक मेलाइटस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन फास्टिंग इज। एक नॉर्मल शख्स के अंदर जो ब्लड है उसके ग्लूकोज लेवल क्या होगा? फास्टिंग का मतलब है खाली पेट। खाली पेट, कोई खाया पिया नहीं हो, उस वक्त हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होता है? 170 to 300, 80 to 100, 126 प्लस या 200 प्लस। तो बच्चों नॉर्मल फास्टिंग लेवल जो है ग्लूकोज का वो है 80 to 100, 100 से 80 के दरमियान आपके ग्लूकोज होना चाहिए ब्लड के अंदर इन फास्टिंग। और अगर खाए पिए तो रैंडम कहा जाता है, वो फिर बढ़ा हुआ होता है। These are the disorders that are caused due to any disturbance in the blood supply ऑफ नर्वस सिस्टम। अब बच्चों आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमारे नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। ब्लड सप्लाई की वजह से अगर कोई डिसऑर्डर हुआ हुआ है, ब्लड सप्लाई में कोई डिस्टर्बेंस हो गई है, उसकी वजह से अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसको हम कहते हैं वेस्क्यूलर। और ब्लड सप्लाई सही है लेकिन हमारे जो नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्स बनाना या उनकी ट्रांसमिशन है, इसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आई हुई है तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल। सो यहाँ ब्लड सप्लाई का डिस्टर्बेंस कहा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा वेस्कुलर डिसऑर्डर। और इस एमसीक्यूज में आप देखें दिस आर द डिसऑर्डर दैट आर कॉज्ड ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। नर्वस सिस्टम के वो डिसऑर्डर जो कि नर्व इम्पल्स की जनरेशन या ट्रांसमिशन में डिस्टर्बेंस की वजह से आते हैं, उनको हम कहते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर। इट इज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय 1 और मोर मसल्स। अगर आपके जिस्म के एक या एक से ज़्यादा मसल्स अपना काम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें, काम ना करें या काम काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एपिलेप्सी, पैरालिसिस, डायबिटीज़ या लॉन्ग साइटेडनेस। सो बच्चों अगर बॉडी के मसल्स मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दें या उनका काम काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाए तो फिर ये पैरालिसिस कहलाता है। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन बी में पूछे जाने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो आपने शॉर्ट नोट कंट्रोल के साथ, ग्लूकोज चार्ट के साथ, ये चार्ट आपकी बुक में भी मौजूद है, आपने लिख दिया। डायबिटिक मेलाइटस में आपने लिखा इफ अ पर्सन्स पैंक्रियाज डज नॉट मेक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटिक मेलाइटस। Persons with diabetes have frequent urination, loss of body weight, weakening of muscles and tiredness. कंट्रोल के बारे में आपने लिखा द डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। अक्सर लोगों को फिर वो इंसुलिन जो है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आज हम इंसुलिन बना लेते हैं, तो इंसुलिन इंजेक्शंस की सूरज में आता है जी, और इंसुलिन पर अक्सर लगाकर लोग अपनी इंसुलिन की कमी पूरी करते हैं। इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स और प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग was used for this purpose. Diet with low fat, salt and sugar, physical activity, regular medication help to control glucose level blood. या आपको दूसरे तरीके भी बता दीजिए, ऐसी डाइट खाएं जिसमें फैट कम हो, सॉल्ट कम हो, शुगर कम। यानी डाइट को मैनेज करना है, फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज वगैरह रखनी है, रेगुलर मेडिकेशन करनी है। नीचे आपको ब्लड चार्ट बता दिया, नॉर्मल, इम्पेयर्ड ग्लूकोज और डायबिटिक तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट सम इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। आपको नर्वस सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स बताना है, तो आपने दोनों टाइप्स विद एग्जांपल्स यहाँ एक्सप्लेन कर दी। ये सारा टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स भी, फंक्शनल डिसऑर्डर्स भी। वेस्कुलर डिसऑर्डर का एग्जाम्पल मैंने आपको पैरालिसिस ही समझाया, फंक्शनल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल मैंने आपको एपिलेप्सी ही समझाया। तो चाहे तो आप इस आंसर को इस स्क्रीन से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर की वीडियो पर, अगले चैप्टर के लेक्चर पर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपने बच्चों। अल्लाह हाफिज।